अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इंडस्ट्री डायलॉग। आज हमारे साथ साद बिन कामिल मौजूद हैं, हु इज़ द सीईओ ऑफ एसबीके इंटरनेशनल। एसबीके इंटरनेशनल 17 साल से मेडिकल सप्लाईज़ का काम कर रहे हैं और आज इनके मेडिकल डिवीज़न के हवाले से हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साद बिन कामिल, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस टुडे। Thank you, Umar. It's an honor. Thank you very much. Okay. Saad, my first question to you would be, how did you end up in business, and especially medical supplies business? हमने 2007 में SBK International बनाया and this firm was basically was a brainchild, my brainchild कि इसको हमने ऐसा एक फर्म बनानी है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर सप्लाईज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना हॉस्पिटल्स को पाकिस्तान में सप्लाई करे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमने ये फेस करी कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आ रही थी और जिससे पेशेंट भी अफेक्ट हो रहा था और एंड यूजर्स भी। तो 2007 में हमने ये एक विजन बनाया कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लेके आएंगे और पाकिस्तान में इनको इंट्रोड्यूस करेंगे और सप्लाईज करेंगे। तो दिस इज़ हाउ एसपीके इंटरनेशनल वाज एस्टैब्लिश्ड एंड फ्रॉम 2007 एंड वी नेवर लुक बैक और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सप्लाईज चल रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दैट इज़ द लॉन्ग जर्नी। जब आप 2007 की बात करते हैं, देयर मस्ट बी सो मेनी चैलेंजेस। और आपने इंटरनेशनल का जो बेसिकली इसके साथ स्लोगन अटैच किया हुआ है, थोड़ा सा हमें ये भी एक्सप्लेन करें कि इंटरनेशनल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री है या यू आर एक्सपोर्टिंग माशाल्लाह टू सम अदर कंट्री एज वेल? एसबीके इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि हमारे पास फॉरेन प्रिंसिपल्स हैं और उन फॉरेन प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता ये है इन सर्जिकल्स की सप्लाईज के अंदर कि आइदर यू मैन्युफैक्चर और यू इंपोर्ट। तो हम लोग इंपोर्ट के बिजनेस में, तो इंपोर्ट हम प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लेके आते हैं, उसको इंपोर्ट करके और फिर यहाँ उसकी वेयर हाउसिंग करते हैं और फिर वेयर हाउसिंग करने के बाद उसको हम सप्लाईज करते हैं। तो दिस इज व्हाट द सप्लाई चेन इज अबाउट कि फर्स्ट इंपोर्ट, देन वेयर हाउस, देन सप्लाईज। तो दैट इज व्हाई वी हैव दिस इंटरनेशनल विद आवर नेम। ये पूरी एक इंडस्ट्री है जो मेडिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। For example, medical equipment is one of them, which is now in a broader sense इसको हम कहेंगे medical devices. Okay. उस medical devices में electromedical equipment हैं, उसमें surgical की products हैं, उसमें lab की items हैं, then उसमें medicines एक अलग एक totally field है, then उसमें injectables हैं। तो मुख्तलिफ वो है, मुख्तलिफ ये पूरा एक समंदर है। तो उसमें surgical is one of them. अब सर्जिकल की जो सप्लाईज हैं, सर्जिकल में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें एक होता है रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो वो भी अगेन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो ज़्यादातर हमारे यहाँ अच्छी बात ये है कि वो लोकली बनते हैं। सियालकोट इज़ द मेजर हब और वहाँ पे हमारे पास ये इंडस्ट्री है। और जो हम लोग करते हैं वो डिस्पोजेबल्स में करते हैं, विच इज़ अगेन सर्जिकल, लेकिन दैट इज़ अनदर कैटेगरी। और वो जो डिस्पोजेबल्स हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्ट होती हैं अभी फिलहाल। और लेकिन अब आइंदा उम्मीद यही है कि फ्रॉम इंपोर्ट जैसे हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो दैट इज आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। लेकिन अभी जो है वो हम इंपोर्ट करके और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सप्लाईज कर रहे हैं। ठीक है, कोई शेल्फ लाइफ भी होगी जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, या शेल्फ लाइफ इज नॉट एक्चुअली अ बिग फैक्टर इन दीज प्रोडक्ट्स? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट जो जितनी भी प्रोडक्ट मेडिकल से रिलेटेड होती हैं, उन सब की वेयर हाउसिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। और हर प्रोडक्ट की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है और उस शेल्फ लाइफ को आपने मेंटेन करना होता है। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक एक्सपायरी डेट होगी। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों का बहुत ध्यान रखना है, ताकि आपकी एटलीस्ट जो शेल्फ लाइफ है वो 80% जब आपके वेयर हाउस में है तो 80% शेल्फ लाइफ हो आपके पास। क्योंकि आपके पास वेयर हाउसिंग जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको टाइम आपको चाहिए, फिर उसके सेल के लिए आपको टाइम चाहिए, फिर उसको प्रोडक्ट को यूज होने में भी टाइम चाहिए। तो विद इन जो एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले
आपको वो प्रोडक्ट जो है ना अल्टीमेटली सेल करके यूज करवा देनी चाहिए, वरना वो होगा ये कि फिर आपको उसको रिकॉल करना पड़ेगा। ओके। तो वेयर हाउसिंग इज वन वेरी क्रिटिकल फैक्टर। सही। और वेयर हाउसिंग में फिर कुछ हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, वो अगेन फिर लैब से रिलेटेड है। कुछ ऐसी हैं जो नॉर्मल आपको वेयर हाउसिंग चाहिए। वेयर हाउसिंग के लिए आपके पास अच्छा एक सूटेबल एक वेयर हाउस होना चाहिए, उसमें रैकिंग होनी चाहिए, फिर उसमें आपको आईटी से रिलेटेड लोग भी होने चाहिए जो आपको सॉफ्टवेयर चलाएंगे उसके वेयर हाउसिंग के लिए, उसके इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है। तो वेयर हाउसिंग इज वन वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन दिस। ओके। तो उसमें जो जितने भी लोग इस बिजनेस में हैं सर्जिकल की सप्लाईज में, उनके पास तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये जैसे आपने मेंशन किया राइटली, वेयर हाउस। दूसरा उनका ये सेल्स फोर्स, जाहिर है जब आपने अपने वेयर हाउस रखा है तो आप उसको सेल्स कैसे करेंगे। और तीसरी चीज है कि आपको पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आईटी बेस्ड, कि आपको ये पता हो कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त जैसे ही मेरे वेयर हाउस से निकल के किसी एंड कस्टमर के पास गई तो उसके बाद उसका क्या वो साइकिल चल रहा है, मतलब आइदर इट हैज बीन सोल्ड और इट हैज एक्सपायर्ड या इट व्हाट मैटर। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की जो है ना पूरी साइकिल आपके पास ग्रिप होनी चाहिए। देन यू वुड नो कि यार ये वाली मेरी प्रोडक्ट जो थी, तो मैंने इस वक्त इसको इंपोर्ट किया था, इस वक्त इसको मैंने सेल किया था, तो आया ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको इसी साइकिल को कंटिन्यू करूंगा या आई वुड हैव टू गो टू एन ऑल्टरनेटिव। सही सही। अच्छा, आपने इसमें रिकॉल का वर्ड इस्तेमाल किया साथ, तो देखिए आपके जो प्रिंसिपल्स हैं ऐसे सिनारियोज में क्या वो भी किसी तरह से आपके साथ जो है आपको फैसिलिटेट करते हैं, या ये रिकॉल सिर्फ आपके वेयर हाउस तक ही होगी इन केस ऑफ अ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट? एक्चुअली ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। वो अच्छा। हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रैप, ड्रग बिल्कुल रेगुलेटरी बिल्कुल, अथॉरिटी ऑफ ड्रैप इज पाकिस्तान। जी। ठीक है, तो ये इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके अपने एसओपीज हैं, अपने इनके रूल्स हैं जिन जो हम भी पाबंद हैं, और जब हम उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं यहाँ पे फॉर सेल तो हमारे प्रिंसिपल्स भी उस पे पाबंद होते हैं। ओके। जो आपने रिकॉल की बताया, तो रिकॉल जो है वो एक टेक्निकल टर्म है। रिकॉल प्रोडक्ट हो सकती है अगर प्रिंसिपल आपको आइडेंटिफाई करे कि उसने एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोई इसमें फॉल्ट थी जो किसी और कंट्री के अंदर वो नजर आई, तो उस बैच को, यानी उसका जो सीरियल नंबर है, अगर वो पाकिस्तान में भी सप्लाई हुआ हुआ है तो वो आपको इंटीमेट करेगा कि आपने अगर ये डिवाइसेस या ये चीजें बेच दी हैं और इसमें ये डिफेक्ट था तो उसको आप रिकॉल कर लें। ओके, दैट्स तो गुड। वो क्योंकि रेगुलेटरी इंडस्ट्री है तो इट्स ऑल अट्रैक्ट। वही मैंने बताया कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हम सेल किया, जब तक वो एंड यूजर पे इस्तेमाल ना हो, एंड यूजर्स को इस्तेमाल ना कर ले, पेशेंट पे इस्तेमाल ना हो जाए, उसका ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि आया वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, या आया उसका रिकॉल तो नहीं प्रिंसिपल ने बताया, या उसका रिकॉल ड्रैप ने तो इनिशिएट नहीं किया, तो फिर आप उसको प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं, यानी वहां से हॉस्पिटल से उठा के अपने प्रेमिसेस में ला के उसको खत्म कर देते। ठीक है। इन केस ऑफ लैप्स ऑफ सेल्स या इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ योर इन्वेंट्री, अगर इसकी वजह से किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि शायद उसमें प्रिंसिपल्स के साथ कोई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर ही शायद वो रिकॉल करें, बट एज़ पर रूटीन आप बता रहे हैं कि वो उस केस में रिकॉल करेंगे जब ड्रैप उनको बेसिकली इंटीमेट करेगा, और या उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसी अनोमली उनको दिखाई देगी। तो वैसे फैसिलिटेट हाँ करते हैं क्या वो ऐसे, क्योंकि ये न्यू कमर्स हाँ भी शो देख रहे हैं अब, तो इस हवाले से थोड़ा सा सेल्स के साइड हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ़ दे आर नॉट एबल टू सेल देम तो फिर क्या प्रिंसिपल हेल्प आउट करता है? प्रिंसिपल देखें, जब आप किसी भी प्रिंसिपल से, चाहे आपका लोकल है या फॉरेन प्रिंसिपल है, जब आप उससे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो आपके पास एक टर्म्स एंड कंडीशन साइन होती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। Okay. तो उस एग्रीमेंट का ये पार्ट एंड पार्सल होता है कि इफ द प्रोडक्ट आर नॉट बीइंग सोल्ड, तो उसके बाद, या इट्स दे आर नियर एक्सपायरी, तो उसके बाद उसका क्या करना है। इन सम केसेस अगर आपकी टर्म्स प्रिंसिपल से ऐसे हों कि उसने उसको वापस करके रिप्लेस करना है, जैसे इन केस ऑफ मेडिसिन ये तो लाजमी है कि 6 महीने पहले एक्सपायरी से पहले आप उसको वापस करके और इसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो तो फिर द मैन्युफैक्चरर्स जो आपके प्रिंसिपल, दे आर बाउंड टू डू इट।
और अगर आपका ऐसा हॉस्पिटल्स भी जहाँ जहाँ आप सप्लाई कर रहे हैं, आप उनको भी लिख के देते हैं ये कि ये विद इन शेल्फ लाइफ आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। और जो अगर 6 महीने एक्सपायरीज में रह जाएं तो आप हमें इंटीमेट करें, हम आप उसको लिफ्ट बैक कर लेंगे। ठीक तो है। दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और द प्रिंसिपल विद द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर विद द कस्टमर। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती, सिवाय इसके कि अगर आपने उठा के अपने वेयर हाउस में रख ली और आपको उसका अब ट्रैक पता ही नहीं है, वही मैं कहता हूँ, आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आपके उसमें पड़ा हुआ है, तो फिर आप लूज कर जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सही सही। कोई मैकेनिज्म बना हुआ हो, ताकि आपको पता हो कि जी पुरानी चीज जो पहले पड़ी मेरे पास पड़ी है, पहले मैं उसको सेल आउट करूंगा बजाय इसके कि नई चीज आ रही है। ठीक। तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम भी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को भी ट्रैक करना है, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है, और मीनवाइल उसको आपने इतना ही स्टोर करना है अपने वेयर हाउस में जितना आप उसको बेच सकते हैं। ठीक। तो यंगस्टर्स, जैसे आपने कहा कि न्यू कमर्स हैं, तो न्यू कमर्स के लिए एडवाइस भी बिल्कुल यही है मेरी भी, कि आप इतना ही काम करें और इतना ही अपने पास प्रोडक्ट रखें जितना आपके पास सेलिंग कैपेसिटी है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब जब हमने स्टार्ट किया था 2007 में, तो सही। उस वक्त तो सेल्स चैनल से भी ये था कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग होती थी या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता था। ओके। अब जो एक नई इनोवेटिव चीज आ गई है वो इंटरनेट आ गया, आपकी सोशल मीडिया है आपके सही पास सही। बेताशा, आई एम श्योर, क्योंकि आप न्यू खुद न्यू मीडिया आई इज अवेलेबल, बेसिकली द न्यू मीडिया इज या देयर। अब न्यू मीडिया भी जो है वो तो भी आ गया। या तो उसमें ये भी होता है कि अगर आपके पास आपके जो ओल्ड चैनल्स हैं, सेल्स फोर्स है, उससे प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं हो रही और आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो आप ये नए जो चैनल्स हैं यूजिंग दिस सोशल मीडिया, या फेसबुक पे पेजेस हैं, यूट्यूब पे हैं, लोग ओलेक्स पे बेच रहे हैं, तो आप इस चैनल से भी बेच सकते हैं। देयर आर सो मेनी नाउ ऑनलाइन मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर्स हैं जो सेल कर रहे हैं। और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, तो इसका बहुत बड़ा बूम था कि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, दैट वाज द ओनली इंडस्ट्री जो कोविड के दौरान चल रही थी, और उसमें भी जो है वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें थी। तो दिस इज़ वन वेरी गुड चैनल जो अब इस वक्त अवेलेबल है हमारे नए न्यू कमर्स के पास, जो हम जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास नहीं था, लेकिन इन लोगों के पास है। कन्वेंशनल दैट इज मार्केटिंग वन। वाज देयर, सो कन्वेंशनल मार्केटिंग या ही काम चलता था, तो अब हमारे पास न्यू या मीडिया इज देयर। अच्छा, आपने एक बात की थी रिगार्डिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो आप कह रहे हैं कि इन द कमिंग टाइम्स यू फील कि पाकिस्तान में अब सेटअप होने वाली है। व्हाई डू यू थिंक इन योर ओन ओपिनियन कि अभी तक इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप नहीं हो सकी? एक्चुअली दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। देखिए, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली हर बिजनेसमैन ये चाहेगा कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे, और इम्पोर्ट को जितना भी मिनिमाइज कर सके वो मिनिमाइज कर ले ठीक है। उसकी। लेकिन क्यों नहीं हुई, जो आपका सवाल है, या क्यों, क्या प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं, कि यहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ओके। पहले तो, ओके। इंडस्ट्री लगाने के लिए। अगर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो तो वो कैसे इंडस्ट्री लगाएगा? फॉर एग्जांपल, नंबर वन चीज जो है, उसको आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स चाहिए, इंडस्ट्रियल जोन्स चाहिए। तो दैट इंडिविजुअल्स कैन नॉट डू। वो गवर्नमेंट लेवल पे वो चीज़ है कि आप उनको ऐसे प्लॉट्स मुहैया करें या ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स मुहैया करें, जैसे हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, लेकिन और मजीद उनको बना के दें, तभी इंडस्ट्री लगेगी। देन देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सही। कि उनके पास जो बिजली है या और जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए अनइंटरप्टेड। तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का फेज यहाँ पे स्टार्ट होगा। और अल्टीमेटली इन फ्यूचर यही है कि इम्पोर्ट को कम से कम करें और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में देन दे द कैनवस इज वेरी बिग ना। सिर्फ आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं है, फिर आपके पास एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाती है। और आपकी नियर बाय कंट्रीज जो हैं, जहाँ आपके पास सबसे बड़ा चैनल तो वही है कि जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ फिर आपको फ्रेट कम है, करीब है, आपकी इनलैंड ट्रकिंग हो सकती है। यप। तो मैन्युफैक्चरिंग इज दी नेक्स्ट स्टेप।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि आप उस पर काम करें और उसको बनाएं। हम्म। थोड़ा सा यही क्वेश्चन मैं डिटेल में लेके जाना चाहूँगा, बिकॉज आई नो यू आर इम्पोर्ट हंटर। आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करते हैं, अच्छी इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनको बेसिकली एनालाइज करते हैं। आप ये आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन, कि अभी तक हम लोग इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वायरमेंट नहीं बिल्ड कर सके? डू यू थिंक देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसकी वजह से, लाइक आई एम यूजिंग द टर्म अगेन अगेन, के इम्पोर्ट ओरिएंटेड जो है वो अप्रोच ज़्यादा चल रही है हमारे मुल्क में? व्हाट डू यू से? देखिए, इंपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो चल रही है हमारे मुल्क में वो आज से नहीं चल रही, वो मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रही है। उसकी वजह ये है कि इंपोर्ट वाज वेरी इजी इन द बिगिनिंग ना। तो ये आसान काम था कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बाहर से कोई प्रोडक्ट ले आए और उसको अपना रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको बेच दे। तो उसमें उनको पूरी एक इंडस्ट्री नहीं बनानी थी, कोई उसने लेबर्स नहीं रखने थे, कोई वर्क फोर्स नहीं चाहिए, एक बनी बनाई प्रोडक्ट आ गई। ठीक है। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आती हैं, तो उससे वो बच जाता था। तो इट वाज एन इजी सेल ना, इजी बिजनेस। ठीक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग जो है, अब आप देखें, मैं एग्जांपल लेता हूँ चाइना की। चाइना में क्यों सर्जिकल इंडस्ट्री जो है इतनी ग्रो करी है और वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, मतलब उनको लैंड दिया, उनको चीज़ें दी, सारी उनके पास अवेलेबिलिटी थी जो हमारे पास नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ भी है कि जब इंडस्ट्री आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी बहुत ज़रूरी है। सही। मतलब रॉ मटेरियल आपके पास, चीप रॉ मटेरियल और रेडी टू यूज अवेलेबल होगा तो आप काम करेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसकी रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। अगर हमने यहाँ पर सर्जिकल इंडस्ट्री लगानी है या इक्विपमेंट लगाना है तो हमें सबसे पहले तो उसकी रिसोर्सेज चाहिए, फिर सेकेंडली उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जो है वो तो अभी इतनी डेवलप नहीं है। तो डेफिनेटली आपको जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट है वो तो अल्टीमेटली आपको इंपोर्ट करना ही होगा, फिर आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के उसकी प्रोडक्शन करनी होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसमें जो मेन रोल आता है वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ही आता है कि वो ऐसी बिजनेसेस को थ्रू, जैसे लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं, उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन करें। जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो आई थिंक जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो तो बहुत खुश होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, क्योंकि उससे दो फायदे हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, दूसरा हम फॉरेन अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जब डॉलर्स आएंगे, जब चीजें आएंगी तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, तो एवरीबडी वुड बी हैप्पी। अच्छा Saad, one more question that I have for you is this, that you said that you've been in this business for 17 years, and you're saying that lots of things have also changed in terms of sales and marketing channels. What were the difficulties that you faced when you stepped into this industry? जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टेप इन किया था तो वो फेज बड़ा मुश्किल फेज था। वो इसलिए कि मेरे लिए, एक तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं तो इस इंडस्ट्री का नहीं था और मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मैं बाहर चला गया और मैंने फिर एमबीए किया और फिर देन आई केम बैक टू पाकिस्तान और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे जो चैलेंजेस मैंने जो फेस किए वो ये था कि बिल्कुल ही ये अननोन सी इंडस्ट्री थी मेरे लिए। तो बिल्कुल मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने पहले जॉब करी, सीखी, फिर आगे गया। तो जो चैलेंजेस हैं इसके अंदर वो तो ये हैं कि देयर इज ऑलवेज, जब भी कोई न्यू कमर आता है तो देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ अननोन, कि आपको पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो वो आपको अपना जो डर है ना वो उसको ख़त्म करना चाहिए, फिर आप किसी भी काम में कामयाब होंगे। दूसरा, इस इंडस्ट्री के स्पेसिफिक चैलेंजेस ये थे कि बहुत सारी इसमें ऐसी रेगुलेशंस थी, जैसे आपने ड्रग लाइसेंस बनवाना है, जैसे आपने अब इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाना है, तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है। मतलब कोई ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे या कोई ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी कोई वो नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है
जो आपको ये सिखाए कि ये बिजनेस, इस चीज़ का बिजनेस कैसे करना है। जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जर्नल एमबीए का कोर्स कराया जाता दैट है, इज ट्रू। सिर्फ बिजनेस पढ़ाया जाता है, एंड दैट इज ऑल थ्योरी। तो प्रैक्टिकल इज वेरी डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से अगर वो जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे कि कोई उस वक्त कोई गाइड करने वाला नहीं था, या कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या कोई वो नहीं था कि जो आपको इंडस्ट्री और एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज को रिलेट करे आपस में, उनके दरमियान लिंकेज बनाए, तो वो मेरे ख्याल से बेसिक चैलेंज था। बाकी जो मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ के अंदर या हमारे जो लोग हैं उनमें इतना पोटेंशियल है, इतना उनके अंदर इतनी जैसे कहते हैं ना, इतनी एबिलिटीज हैं कि अगर आप उनको सही चैनल फराहम करें, उनको चैनलाइज करें उनकी एनर्जीज को, तो मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे सर्जिकल हो या कोई भी चीज़ हो, वो हमारा यूथ जो हमारी इंडस्ट्री से निकलता है, अपने यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो इंडस्ट्री के साथ लिंक अप अगर हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी आदमी ये काम कर सकता है। और दूसरा इसके अलावा एक और भी चीज़ है, अगर किसी ने बिजनेस करना है तो वो अगेन यंगस्टर्स के लिए या यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि बिजनेस जो है ना, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। आपके सही। पास वो एनर्जी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के, आपके एक बिजनेस जीनियस जिसे कहते हैं ना, वो जीन्स होनी चाहिए आपके पास कि आप बिजनेस कर सके। नॉर्मली जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो पढ़ा के वो कोशिश ये करती हैं कि जी किसी अच्छी जॉब मिल जाए आपको। ऐसे ही। तो जो बच्चा जो आता है वो जॉब की तरफ ही ज्यादा जा रहा होता है, वो किसी बिजनेस की तरफ या ऐसी फील्ड की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा रहा होता। तो ये एक चैलेंजेस थे जो शुरू में मैंने फेस किए जब मैं आया, कि उसमें ये चीजें थी, लेकिन इसको अल्टीमेटली वी हैड टू ओवरकम। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डेवलप भी हो गई हैं, जिसमें इंटर्नशिप्स वगैरह हैं, तो ऐसे ही। इंडस्ट्री के साथ लिंक अप है, तो लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब तो यूनिवर्सिटीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन ने भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बाकायदा इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करें, और उसमें अब दे हैव स्टार्टेड टेकिंग चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑन बोर्ड, उसको भी वो अब लेकर चल रहे हैं अपनी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर। और इस तरह की थोड़ी सी अब आई थिंक थिंकिंग इज़ चेंजिंग नाउ कि सिर्फ जॉब्स के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो मीट नहीं कर सकते। people have to go into the business side, that is true। अच्छा, विच इज़ वेरी गुड। और ये कि इट्स ऑल्सो नीड ऑफ द आवर। it's जब need of आप the कोई hour, इंडस्ट्री, it's I would like to emphasize one other thing here। I think that women entrepreneurship is also the need of the hour। it's a एग्जैक्टली, big segment of our society, और उसमें सिर्फ जॉब की साइड पे अगेन दे आर like focusing towards the jobs only, जबकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज़्यादा वाइटल एस्पेक्ट है कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारे मुल्क की चल रही है इस वक्त। So we बिल्कुल need बिल्कुल। that, मैं तो से कहूँगा ये एक अनटैप्ड एक वो है, एक हमारे पास एक एनर्जी है जिसको अभी तक हमने बिल्कुल। चैनलाइज ही नहीं किया। जो वुमेन है हमारी सोसाइटी की, दे कैन डू वंडर्स। आप ट्रू देखें बाहर के ट्रू। मुल्कों में जो खवातीन हैं वो मर्दों के साथ सारे काम करती हैं अपने, एब्सोल्युटली। और उनका जो वर्क है वो ना सिर्फ उनके अपने घर के लिए बल्कि उनके मुल्क की खुशहाली के लिए बहुत बेहतरीन एक चीज़ है। तो अगर हमारी भी खवातीन जो हैं, आप उनको उनकी एनर्जीज को सही चैनलाइज करें, तो आई थिंक दे कैन बी वेरी गुड इंजीनियर्स, दे कैन बी एक्सीलेंट डॉक्टर्स, दे कैन बी एक्सीलेंट बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, दे कैन बी एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा साद, you mentioned that your principals they are the part of your supply chain। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि उनका पाकिस्तानी मार्केट में अगर इंटरेस्ट है, और आपको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पे और आप जैसी कंपनीज को उन्होंने जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है और किसी तरह का बिजनेस एग्रीमेंट भी किया हुआ है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस हेल्थ केयर एंड मेडिकल सप्लाईज इन पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर्स? स्कोप इज ट्रेमेंडस। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, और इस बिजनेस का भी और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री का भी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जो पॉपुलेशन उसकी ग्रो कर रही है, एंड विद द नंबर्स व्हिच आर ग्रोइंग, और एक्सपोनेंशियली हमारी मार्केट ग्रो कर सकती है। और ये कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो तो अल्टीमेटली इसलिए भी ग्रो करेगी और कि लेटेस्ट इनोवेशंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं इस फील्ड के अंदर,
तो वो हर एक नया जो आदमी आएगा वो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, तो उसकी अपनी एक मार्केट, एक नीश होगी। तो अभी करने की ज़रूरत ये है कि जो आपने बताया कि फॉरेन प्रिंसिपल्स, अभी करने की ज़रूरत ये है कि आप उस टेक्नोलॉजी को जो फॉरेन प्रिंसिपल्स के पास है उसको पाकिस्तान में लेके आएं ठीक और है। यहाँ अपनी प्रोडक्ट डेवलप करें ओके। और यहाँ अपने रिसोर्सेज यूज़ करें, अपने लोगों को ट्रेन करें, स्किल्ड स्टाफ पैदा करें और यहाँ उसको डेवलप करें। तो स्कोप तो बहुत है और हर फील्ड में स्कोप है। बस बात ये है कि यहाँ लोग ये समझ जाएं कि अब हमने काम करके इस मुल्क को कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ करना है दैट्स ट्रू। और वो पैशन होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इज कैन बी द नंबर वन इन दिस फील्ड। दैट इज ट्रू, ये दैट सिर्फ इज एक ट्रू। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, लेकिन ये एक रियलिटी है। क्यों हम लोग को, हम ही अगर आप देखें तो सबसे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, दैट्स कार्डियोलॉजिस्ट जो ट्रू। हैं, जो दुनिया में हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो क्यों नहीं हम, जब दूसरों को कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम खुद प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट को बना के हम अपने मुल्क में भी बेचें और एक्सपोर्ट भी करें। नहीं, तो सेल्फ उन रिलायंस, टेक्नोलॉजीज को लेके सेल्फ रिलायंस इज डेफिनेटली द नीड ऑफ द आवर। और कि आपने मैच मेकिंग करनी है पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटी के साथ। सो वो मैच मेकिंग अगर हम करने में कामयाब हो जाएं, इवन इन केस ऑफ जॉब आल्सो, तो जो हमारे पास यंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास इस वक्त फ्रेश माइंड्स आ रहे हैं मार्केट में, जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके निकले हैं, वो बेसिकली उनके पोटेंशियल को अपॉर्चुनिटी के साथ मैच मेक करना इज़ द चैलेंज राइट नाउ। अच्छा साद, टेल अस वन थिंग दैट इसके अलावा वी हैव कम टू नो दैट यू आर डूइंग सम चैरिटी वर्क आल्सो। उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह के आपके वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने का एक फायदा ये है कि देयर इज ऑलवेज आपके पास एन अपॉर्चुनिटी कि यू गिव बैक टू सोसाइटी। तो उसके लिए हम ये करते हैं, हमारे पास एक अभी हमने रिसेंटली हमने एक फ्री कैंप हमने किया था यहाँ एक हॉस्पिटल में। तो वो एक हमारे पास एक डिवाइस है वेलस्कोप के नाम से, और विच इज़ बेसिकली कैनेडियन कंपनी है, उसकी हमने डिवाइस पाकिस्तान में लेके आए। ये ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की डिवाइस है। ओके। इसको आसान अल्फाज में मैं अपने ऑडियंस के लिए ये बता दूं कि अगर आपके मुंह में कैंसर है या आपके मुंह में कैंसर हो सकता है, जैसे लोग बहुत तंबाकू नोशी करते हैं या मुख्तलिफ अगर उन्होंने कुछ मुंह में उनके अल्सर वगैरह होते हैं, तो उसका डायग्नोज नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इनिशियली हम उसको डायग्नोज कर लें। जब वो बहुत लेटर स्टेज में पहुंच जाती है और उस वक्त पेशेंट तकलीफ में होता है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाके वो उसके जब ट्रीटमेंट होती है तो वो बहुत ही तकलीफ दे भी होती है, और एट मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो है ना वो लास्ट स्टेज पे ही जाके डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाता है। तो आइदर उसकी सर्जरी होनी होती है या अगर एंटीबायोटिक से ठीक होना होता है तो वो उस पे मतलब लास्ट स्टेज पे पहुंचता है। तो हमारे पास जो डिवाइस हम लेके आए हैं इस वक्त, वो ये है कि आपको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आपके जो मुंह का जो कैंसर है वो उस पर डायग्नोज हो जाता है। तो उसके लिए डिवाइस अच्छी खासी महंगी है और इसको हमने अभी लॉन्च किया है। तो हॉस्पिटल्स में इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन हमने उसको सेल आउट नहीं किया। अभी हम उसका सिर्फ फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ओके। तो पेशेंट जो भी हमने हॉस्पिटल्स में लोगों को इन्वॉल्व किया अपने साथ, डॉक्टर्स को, खास तौर पे ये जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं, डेंटिस्ट हैं, जिनके पास लोग पेशेंट जाते हैं, तो वो उनको जाएं उनके पास, उनसे ये डिवाइस के थ्रू, बहुत इजी है, ये जस्ट लाइक अ टॉर्च है, एक लाइट है, ओके। जो लाइट उनके मुंह में वो डाल के और उसको चेक करता है कि आया कोई इसमें कोई कैंसर या कोई इस तरह की कोई लीजन्स तो नहीं है, तो उसको फिर वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये एक चैरिटी वर्क है और हम उसकी कैंप्स भी कर रहे हैं, बल्कि और भी मजीद अभी तो हमने एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में किया है, एक हम पेशावर में करेंगे, नेक्स्ट हमारा एक लाहौर में है, और फिर अल्टीमेटली आफ्टर मंथ और सो हम लोग साउथ में जा रहे हैं, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, जहाँ पे ज्यादा वो पान गुटखा लोग खाते हैं एग्जैक्टली। ये में ज्यादा वो। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और ये एक सदका जारिया भी है कि आप पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए और उसका देन एंड देयर उसका इनिशियल स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए।
लेकिन हैरानगी की बात ये कि जब हमने इस पे रिसर्च की तो हमें ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो डायग्नोज ही नहीं होते इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्क्रीनिंग कराने का ना। ठीक है। तो हम तो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तब जाते हैं जब हमें तकलीफ होती है, ऐसे ही है। या कोई आपको कोई पिगमेंट नजर आ रहा होता है, कोई हम्म। मुंह के ऊपर हम्म। छाला नजर आ गए, हम्म। तब आप जाते हैं। बेसिकली ये जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो ये एक एसओपी होना चाहिए कि हम्म। वो डिवाइस जो है वो आप यूज करें, हम्म। डॉक्टर यूज करे, और उसी वक्त देन एंड देयर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करें, और हम्म। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको बायोप्सी कराएं। बिल्कुल बायोप्सी से ऐसे ही आपको है। पता लग हम्म। कि ये कैंसरियस है कि नहीं है। तो हम्म। जो इंटरनेशनल स्टडीज है जो बाहर, उसमें नजर ये आता है कि मोर देन 80% हम्म। जो हैं पेशेंट्स, उनकी अगर अर्ली स्टेज पे अगर कैंसर जो है आइडेंटिफाई हो जाए हम्म। तो उनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं। ओके। और बाद में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो इसीलिए हो जाती हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में वो जब पेशेंट आता है तो फिर अल्टीमेटली वो या तो कीमोथेरेपी पे चला जाता है, ऐसे ही है, या बिल्कुल सही है। या फिर उसका और कोई हल नहीं होता तो वो फेटल भी होता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल सोल्यूशन जो आप लेकर आए हैं, और इसको वाकई एक रूटीन डेंटल प्रैक्टिस भी बनाना चाहिए। दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली एफडीए अप्रूव्ड, ओके। और ये अमेरिका में और बाहर यूरोप में इसके तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इसकी इक्विपमेंट बिक चुका है ये। ओके। और इसकी मोर देन 20 कंट्रीज ये हम्म। इस्तेमाल हो रहा है, हमारे हमसाया मुल्क में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में ये डिवाइस या कोई अभी तक लेके नहीं आया था, या हम्म। पाकिस्तान में अभी सच्ची बात है अवेयरनेस भी नहीं थी। हम्म। अभी भी जब अब के अवेयरनेस सेशंस करते हैं या डॉक्टर्स के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो हम्म। वो ये बताते हैं कि हमने थ्योरी में तो ये डिवाइस के बारे में पढ़ा है, लेकिन ठीक ये है। हमें मालूम ही नहीं था कि ये डिवाइस एग्जिस्ट करती भी है और ये पाकिस्तान में है कि नहीं। ओके। तो whenever we go to meet them they are very happy and delighted कि यार ये पाकिस्तान में आ गई है। हम उसकी अवेयरनेस और प्रमोशनल सेशंस में गए हैं। ठीक है। और बल्कि मैं और भी इस प्रोग्राम के तवसत से अगर कोई सुन रहा है इस पे, जैसे ये एनजीओज हैं या कोई डोनेशंस करना चाहे, तो आपने फ्री कैंप्स आप लगाएं, ठीक आप है। पेशेंट को बताइए और हमसे आप अप्रोच करें, और उमर आपसे अप्रोच करें, हमें बताएं। अगर कोई करना चाहे इस तरह के फ्री कैंप्स लगाना चाहे तो हमारे पास वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस यहीं पाकिस्तान में मौजूद है, और हम आपके शहर में लेके आ सकते हैं, आपके हॉस्पिटल में लेके आ सकते हैं, आपके स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, और आप उस पे पेशेंट को आप यूज करें, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट वुड बी ऑल एक्सपेंसिव वुड बी बोर्न बाय अस। इस वीडियो के आखिर में आपका इस डिवाइस के हवाले से पूरा एक वीडियो सेगमेंट है, तो वो भी हम प्ले करेंगे ताकि कि उसमें वो देख सकें कि पेशेंट को किस तरह से वो डिवाइस जो है वो डायग्नोज करती है। एंड आई थिंक इट्स अ पेन फ्री प्रोसेस। जो मैंने उस वीडियो में देखा था कि इसमें तो कोई देयर इज़ नो पेन इन्वॉल्व। It is just a simple, very simple painless procedure। उसमें बल्कि आप अगर वीडियोस की प्ले करेंगे तो नजर भी आएगा कि सिंपल एक लाइट, एक टॉर्च है। पेशेंट को ये लगेगा कि टॉर्च एक लाइट है जो उसके मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर जो है वो डॉक्टर उसमें से देख रहा है बस। तो दैट इज, और ये जो टोटल प्रोसीजर है इट इज हार्डली 2 to 3 मिनट्स प्रोसीजर। तो वो डॉक्टर जो है उस स्क्रीन से उस पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि आया ये कैंसरियस रीजन्स हैं कि नहीं है। तो बहुत बहुत सिंपल, बड़ा पेनलेस, और एक जिस तरह हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें भी आई थिंक थोड़ी सी पेन होती है, तो ब्लड टेस्ट से भी जो है वो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसी है जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन है, टॉर्च की तरह की एक रोशनी है, ये सेफ ब्लू लाइट है, और ये आपके मुंह में वो डाल रहा होता है और वो सिर्फ अपने चेक कर लेता है। अच्छा, आप तो ऑन ग्राउंड देख रहे थे इस फ्री कैंप के अंदर, लोगों की रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे टैबूज हैं, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के हवाले से भी बहुत सारा रिजेंटमेंट आई थी। और इसमें ये बताइए कि क्या लोग जो थे दे वर इजी गोइंग विद दिस प्रोसीजर, या वो शुरू में घबरा रहे थे कि ये आप क्या करने लगे हैं, या क्या आपने डेमो दिया पहले खुद, किस तरह से आपने उनको कन्विंस किया? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी पे लोग तो बहुत खुश थे जब हमने उनको बताया ना कि डिवाइस पाकिस्तान में आ गई है और आप पेनलेस है और कोई मसला नहीं है, आप इसको चेक करें। तो दे वर वेरी एक्साइटेड, दे वर नॉट एट ऑल अफ्रेड। अच्छा, उसमें हमने ये किया था कि हमने हॉस्पिटल जहाँ वो प्रोसीजर होता है एक स्क्रीन लगा दी थी,
ठीक और है। स्क्रीन पे हमने एक वीडियो प्ले कर रहे थे, ओके। और वो वीडियो वो थी कि उसको इस डिवाइस के बारे में बता रही थी, और वो जो प्रोसीजर जो हो रहा है या जिस तरह से होना है, उसकी पूरी एक वीडियो जो है ना वो दिखाई थी। ठीक है। तो जब पेशेंट वो वीडियो देखता है कि यार ये तो सिर्फ एक लाइट एक मुंह में आ रही है और बस दैट इज इट, तो वो वैसे ही बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो जब उसका प्रोसीजर होके वो बाहर आता है तो वो इज वेरी नॉर्मल। चलो और अच्छा। सबसे अच्छी बात ये कि जो हमने जो कैम्प किया था, इसमें हमने दो ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि जिनको बिल्कुल नहीं पता था, और ओके। जिनकी नॉलेज में भी नहीं था कि ये ऐसा कोई उनके साथ कोई मामला हो गया, लेकिन वो उस डिवाइस ने उसको डिटेक्ट कर दिया। ओके। और फिर उन पेशेंट के जो है ना वो डॉक्टर्स के साथ हमने एक लाइजोन बना दिया, तो वो उनकी ट्रीटमेंट जारी है। तो जबरदस्त। उनकी एक तो ये तो लाइफ सेविंग एक है, बिल्कुल तो ऐसे ही, उनका भी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो उनको उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और मजे की बात है कि उसमें से दोनों नॉन स्मोकर्स थे। ओके। तो वो ओके। भी हाँ, ओके। तो ये मतलब यू डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड, लेकिन ये कैसी डिवाइस थी, ये कैसी चीज थी जो एक उनके लिए बड़ा इजी थी, तो वो दे वर नॉट अफ्रेड। और उसके बाद जब वो लोग जाकर उन्होंने अपने जाहिर है इट स्प्रेड विद, जब उन्होंने अपने लोगों को बताया कि जी इस तरह की एक डिवाइस आ गई, तो बहुत सारे लोगों ने उसके बाद भी हमें अप्रोच किया। आई थिंक साद वी शुड कीप डिटेल सेशन ऑन वेलस्कोप। अभी तो आपके पास जो है मज़ीद डेटा भी कलेक्ट होगा, मज़ीद टेस्टमनीज आएंगी, और उसमें हम एक डिटेल सेशन भी करेंगे इसके ऊपर आपके साथ। यानी वेलस्कोप जो है आपने पाकिस्तान में लाइक यू आर द फर्स्ट कंपनी जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, एंड अब उसके अंदर जो है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे मज़ीद इस तरह के मज़ीद थैंक यू। प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लाने के लिए, पाकिस्तान के हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। साथ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई नो यू हैव गॉट बैक टू बैक कमिटमेंट्स ऑल वीक, लेकिन आपने टाइम निकाला आज और हमें आपने अपने बिज़नेस के हवाले से बताया, इस इंडस्ट्री के हवाले से बताया, एंड आई एम श्योर बहुत सारी और क्यूरीज़ भी हमारे पास आएंगी आफ्टर दिस शो, और हमें शायद कोई फॉलो अप प्रोग्राम भी करना पड़े इसके ऊपर। बट थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। और अगर मैं या हमारी कंपनी एसबीके इंटरनेशनल कोई भी किसी भी पेशेंट के लिए कोई अगर हेल्पफुल हो सकती है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड वी कैन कम एनी टाइम एट एनी प्लेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साद, थैंक यू फॉर योर टाइम। Charlene, today what we're going to be doing is I'm going to have a look at your teeth, but in addition, we're going to actually be checking the soft tissues of your mouth. We're going to be looking with something called the Velscope, and it's This video provides an outline of how to conduct a Velscope VX examination, from initial patient greeting through the entire process. It will illustrate potential mucosal variations and confounders that may appear in a Velscope VX exam, and provide you with a reference on how to proceed with these types of indications. Overall, the video aims to help develop your confidence in effectively integrating the Velscope VX technology as part of your patient assessment process. The Velscope VX Enhanced Oral Assessment System is a valuable additional component of a state-of-the-art comprehensive oral mucosal examination. The Velscope VX is intended to be used in combination with the traditional intra- and extraoral head and neck physical examination using standard incandescent light and palpation. Velscope VX does not replace or diminish the importance of the traditional head and neck exam. Rather, it serves to complement and strengthen the traditional protocol. The occasional patient may show initial reluctance to the Velscope VX exam, especially if they have at-risk habits. It's important to introduce the procedure in a way that puts patients at ease. Tell your patients that relatively few advances have been made to significantly enhance the visualization of the soft tissues of the oral cavity. Velscope VX
is an excellent new technology that has been adopted as part of your office's enhanced patient care. The Velscope helps you assess the health of their oral tissues and can aid in the early discovery of tissue abnormalities, including cancer and precancerous lesions. Besides oral cancer, there are many types of conditions that occur in the oral cavity that can indicate problems with oral and systemic health. The Velscope VX exam is now established as a regular part of your office's initial assessment and periodic recall protocol. Remind your patients that discovering oral disease early can improve oral health, lead to less invasive, more effective treatment, and improved outcomes, reduce preventable medical expenses for extensive surgery and post-op care, in some cases, even save a life. The Velscope VX procedure may or may not be covered by the patient's insurance plan. However, for minimal cost, a Velscope VX exam as a component of the traditional head and neck exam will provide valuable insight into the state of their oral health. Here are a few facts about oral cancer you may wish to convey to patients when introducing the Velscope VX. About 25% of oral cancers occur in people who do not fit the profile of high risk. These people have no history of excess tobacco or alcohol use and are not immunocompromised. Although the risk of oral cancer increases with age, an increasing number of patients under the age of 40 are being diagnosed with the disease. On average, somebody in North America dies of oral cancer every hour of every day.